Hello everyone, welcome to our channel. Myself Kalpana Dhaka, assistant professor in Sony Nursing College. Today we discussed on infection and inflammation and its challenges. First of all we discussed about infection. इन्फेक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, किस कोज की वजह से ये फैलता है और इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपन इस इन्फेक्शन में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. इन्फेक्शन को अपन सेप्सिस भी बोल सकते हैं. तो फर्स्ट अपन इन्फेक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे. इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज इन्वेजन एंड मल्टीप्लीकेशन of pathogenic microorganism in body parts and tissues. It means कोई भी पैथोजेंस है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, इन्वेजन इंटर कर रहा है और उसके बाद में वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है. और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपके टिश्यूज के अंदर वो क्या क्रिएट कर रहा है, वहां पे इंजरी क्रिएट कर रहा है, या आपके सेल या बॉडी के सेल या टिश्यूज है उनको उनमें डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है. तो जिसकी वजह से आगे जाके सेलुलर और टॉक्सिक मैकेनिज्म अक्कर हो रही है इन द बॉडी. तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन्फेक्शन. या अपन अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें इन्फेक्शन क्या होता है, तो इन्फेक्शन में क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में इंटर करेगा, उसके बाद में वो मल्टीप्लिकेशन करेगा. मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो आपकी बॉडी की जो सेल टिश्यूज है उनको क्या करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आगे जाके आपकी बॉडी में डिजीज कंडीशन या कोई इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, क्रिएट होगी. नेक्स्ट वन आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, या अपन बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. तो यहाँ पे मेनली 3 मेन क्राइटेरिया है, उनके बेस पे इसको क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, सेकेंड वन है बेस्ड ऑन साइट इन्फेक्शन, थर्ड वन है बेस्ड ऑन क्लिनिकल इफेक्ट्स. तो फर्स्ट भी डिस्क्राइब करेंगे बेस्ड ऑन होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप. इसके ऊपर फर्स्ट जो आता है, इसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, किसको बोलोगे, कोई एक हेल्थी पर्सन है या हेल्थी होस्ट है, उसमें फर्स्ट टाइम कोई पैथोजेंस इंटर किया है और उसने वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उस इन्फेक्शन को अपन क्या बोल देंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहले या फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है. सेकेंड वन आता है अपना री इन्फेक्शन. री इन्फेक्शन का मतलब है बार बार उसके अंदर इन्फेक्शन रिपीट हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ, ट्रीट हुआ, फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन को, उस इन्फेक्शन को अपन क्या बोल देंगे, री इन्फेक्शन. थर्ड वन आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन. प्राइमरी आ गया, थर्ड वन है सेकेंडरी. सेकेंडरी का मतलब है ऑलरेडी उसमें पहले से एक इन्फेक्शन प्रेजेंट है, पहले से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है और उसके बाद में फिर से कोई नए पैथोजन ऑर्गेनिज्म वहां पे इंटर कर रहे हैं और उसमें कोई दूसरा इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन. फोर्थ वन आता है फोकल इन्फेक्शन. फोकल इन्फेक्शन को अपन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं. एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को अपन बोल देंगे फोकल इन्फेक्शन या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन आता है क्रॉस इन्फेक्शन. क्रॉस इन्फेक्शन अपन दूसरा इसका नाम बोल सकते हैं कम्युनिकेबल इन्फेक्शन. वन अफेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, क्रॉस इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन आता है अपना नोजोकोमियल इन्फेक्शन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है hospital acquired infection. In the hospitals we not use aseptic techniques, not use hygiene conditions. तो उस वजह से वो क्या होगा, वहाँ के कोई पैथोजेंस हैं हॉस्पिटल्स के, वो क्या करेंगे, उस पेशेंट के अंदर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो उस टाइप की इन्फेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन. एंड लास्ट वन इसमें आता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन. आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोल सकते हैं अपन फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन. इट मीन्स फिजिशियन या जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी वजह से वो इन्फेक्शन पेशेंट में या क्लाइंट में ट्रांसफर होता है, तो उस इन्फेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन. सेकेंड है बेस्ड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन.
साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी की कौन सी साइट पे या कैसे आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, तो उस बेस पे इसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन है एक्सोजीनस इन्फेक्शन और सेकेंड वन है एंडोजीनस इन्फेक्शन। एक्सोजीनस इन्फेक्शन का मतलब है यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे वो आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे और वहां से आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो इस टाइप के इन्फेक्शन को अपन बोल देंगे एक्सोजीनस इन्फेक्शन। सेकेंड वन आता है अपना एंडोजीनस इन्फेक्शन। एंडोजीनस इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में ही कोई एंडोजेंस प्रेजेंट है, पैथोजेंस प्रेजेंस है और वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को अपन बोल देंगे एंडोजीनस इन्फेक्शन। थर्ड है बेस्ड ऑन क्लिनिकल इफेक्ट्स। आपको इफेक्ट्स का मतलब आपको क्या साइन सिम्टम, आप साइन सिम्टम के बेस पे ही इन्फेक्शन को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप साइन सिम्टम क्लासिफाई करते हो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है, किस सिस्टम का इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन है इनअपेरेंट इन्फेक्शन। इनअपेरेंट इन्फेक्शन का मतलब है आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया बट कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, इनअपेरेंट इन्फेक्शन। सेकेंड वन आता है एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन का मतलब है ये टिपिकल टाइप के साइन सिम्टम तो शो कर देगा लेकिन आप उससे एग्जैक्ट क्लासिफाई नहीं करोगे इसमें किस टाइप का इन्फेक्शन है, ठीक है। और थर्ड वन आता है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब है कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर लेटेंट या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, जैसे ही उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा या अपन बोल सकते हैं जैसे ही होस्ट का इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा और जैसे ही इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा तो वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को अपन क्या बोल देंगे, लेटेंट इन्फेक्शन। तो ये बेस्ड ऑन होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन और बेस्ड ऑन क्लिनिकल इफेक्ट्स पे इन्फेक्शन को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट वन है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। अपन बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी में इन्फेक्शन है लेकिन ये इन्फेक्शन आ कहां से रहा है, कैसे आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, किन सोर्सेज के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, तो वो सोर्सेज है टोटल 5 टाइप के सोर्सेज आपने यहाँ पे क्लासिफाई किए। और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं बट मेन 5 टाइप के सोर्सेज है जिनके थ्रू आपकी बॉडी में ये इंटर कर रहे हैं। फर्स्ट वन है ह्यूमन से, सेकेंड वन है एनिमल्स, थर्ड वन है इंसेक्ट्स, फोर्थ वन है सोयल एंड वाटर एंड फिफ्थ वन है फूड। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट वन है ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब है कोई भी अफेक्टेड पर्सन्स है, ठीक है, तो उससे ये इन्फेक्शन क्या हो रहे हैं, दूसरे होस्ट के अंदर या दूसरे ह्यूमंस में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस टाइप की इन्फेक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, वो सोर्सेस क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन से रिलेटेड। सेकेंड वन आता है अपने एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होगा, जैसे एनिमल्स फीडर्स वगैरह है या एनिमल्स के अंदर कोई पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो किसी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो एनिमल्स है ये ह्यूमंस में क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड वन है इंसेक्ट्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स है जिनके थ्रू आपके ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होता है, जिसमें अपना मॉस्किटो वगैरह आता है, ये अपने बॉडी में क्या करेगा, मलेरिया वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है। फोर्थ वन आता है अपना सोइल एंड वाटर। इन्फेक्टेड सोइल और वाटर, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो सोइल के अंदर उनके स्पोर्स वगैरह पड़े रहते हैं और कुछ ड्यूरेशन के बाद में जैसे ही होस्ट उनके कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर क्या होगा, स्प्रेड होंगे और वहां जाके वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे। वैसे ही कोई कंटामिनेटेड वाटर होगा या कंटामिनेटेड वाटर है उसमें कोई पैथोजेंस है तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। और लास्ट वन है फूड। फूड है मीन्स अपन आप प्रॉपर तरीके से फूड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या उसको जो भी फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उनको हाइजीनिक तरीके से आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उनमें जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, उस फूड के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर कर रहे हैं। तो इन सोर्सेज के थ्रू आपकी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये बोला है कि एक इन्फेक्शन, एक पैथोजेंस है वो कैसे पूरी जो होस्ट है उसमें कैसे स्प्रेड करेगा, इसका एक वे क्या होगा, तो वो वे यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट वन है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है पर्टिकुलर जो पैथोजन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वर्ड यूज में लेंगे अपन इन्फेक्शियस एजेंट।
दूसरा है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब है ये प्लेस है उसके लिए, फॉर एग्जांपल वाटर है, सोयल है, फूड वगैरह है, इन प्लेस के अंदर वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, वो उसके लिए वो प्लेस क्या होंगे, रिजर्वायर होंगे। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिजर्वायर। थर्ड वन आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो वहां से एग्जिट कैसे करेगा दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होने के लिए, तो उसका जो वे होते हैं जैसे अपना नोज वगैरह है, माउथ वगैरह है, यूरिन के थ्रू है, स्टूल के थ्रू है, तो इनके थ्रू ये क्या होंगे, ये जो जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे। फोर्थ वन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है नेक्स्ट होस्ट में ये कैसे जाएंगे, तो उसका वे होता है जैसे आप ड्रॉपलेट कर रहे हो तो ड्रॉपलेट के थ्रू सामने वाले के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, स्नीजिंग कर रहे हो तो स्नीजिंग मटेरियल सामने वाले में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें भी आपका नोज है जो एयर के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, माउथ के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। वॉशरूम वगैरह में अगर कोई अनहाइजीनिक कंडीशन है तो वहां के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिनरी के थ्रू, ठीक है, आपकी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है इंटर कैसे करेंगे, ये थोड़ा नेक्स्ट वन है पोर्टल ऑफ एंट्री। मीन्स कौन से वे हैं जिनके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंटर करेंगे, जैसे नोज वगैरह है, माउथ वगैरह है, यूरिन है, उस ट्रैक्ट के थ्रू ये आपकी बॉडी में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे एयर के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, एल्वेओलाई में जा रहे हैं, तो वहां जाके न्यूमोनिया वगैरह ये क्या क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट वन आता है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब है वो पर्सन्स या वो होस्ट जिनका इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा, या दूसरा अपन बोल सकते हैं जैसे न्यूबॉर्न है, चाइल्ड्स हैं, या ओल्ड एज पर्सन्स हैं, तो जनरली ये क्या होंगे, इनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इन पर्सन्स में, इन होस्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, औरों की बजाय बहुत ज्यादा होंगे, तो ये हो गए अपने ससेप्टिबल होस्ट। तो अपना चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ये कैसे फैलेगा, कैसे स्प्रेड होगा, इसकी चेन बन रही है पूरी की पूरी, कैसे बन रही है, इन्फेक्शियस एजेंट है, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ से एग्जिट हो रहा है, एग्जिट होने के बाद में जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं उनके थ्रू ये नेक्स्ट जो एंट्री वाला पार्ट है, पोर्टल ऑफ एंट्री, वहां पे इंटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे लंग्स में इंटर कर रहा है, और लंग्स में इंटर करने के बाद में फॉर एग्जांपल जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उनके अंदर ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी चेन ऑफ इन्फेक्शन बन रही है। नेक्स्ट वन आते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। भाई अपन को कैसे पता चलेगा अपनी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो जनरली अपन बोलते हैं जब भी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होता है बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, उसकी बॉडी में फीवर देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर कंटामिनेटेड फूड वगैरह से या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पे डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा, वोमिटिंग वगैरह अपन को देखने को मिलेगा। एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टन का मतलब है वहां पे जनरली वो जो पर्सन है उसको थकान वगैरह फील होगी, कंफ्यूजन फील होगा, उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उसको हेडेक होगा, और इसके साथ में उसको कोल्ड फील होगी। ये कुछ कॉमन साइन सिम्टम है जो अपन को वो इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है अपन का ये इन्फेक्शन है तो अपन कुछ ऐसी क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन को अपन कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं अपना के अपनी इस इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन है गुड हाइजीन। ये बोल रहा है, WHO ने बोला है कि अगर आप गुड हाइजीन मेंटेन करोगे तो उस गुड हाइजीन से ही आप 40% डायरिया वगैरह है या आपकी इन्फेक्शन वाली कंडीशन है उसको क्या कर सकते हो, आप रिड्यूस कर सकते हो, जिसके अंदर है प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक जो ऑलरेडी अपन हॉस्पिटल वगैरह में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छे से हैंड वॉशिंग टेक्निक अगर अपन यूज में लेंगे तो उससे इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, आगे स्प्रेड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट
डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड वन है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। सेफ वाटर और सैनिटेशन का मतलब है आपका पानी की सप्लाई वगैरह है, आपका रहन सहन है, वो अगर आप अच्छा रखोगे, हाइजीनिक रखोगे, तो उस कंडीशन में भी आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपना वॉशरूम वगैरह है उनको अच्छे से क्लीन वगैरह रखना है, ठीक है। बाकी का अपनी बाथिंग वगैरह है, टेप वाटर सप्लाई है, ठीक है, हाइजीनिक वाटर सप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट वन है वैक्सीनेशन। अपन देखते हैं बच्चों के अंदर बहुत सारी 6 किलर डिजीज है, ठीक है, उनके लिए अपन क्या करेंगे, बॉडी में बहुत सारे डायरिया से रिलेटेड है, उनके लिए अपन बच्चों में बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जिसके थ्रू अपन वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। अगर चाइल्ड को प्रॉपर वैक्सीन प्रोवाइड कर रखे तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। उससे बहुत सारे बच्चों की डेथ होने से उनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट वन आता है अपना सेफ फूड प्रिपरेशन एंड गुड न्यूट्रिशन। इसका मतलब है अपन जो भी फूड काम में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वगैरह है, जब भी अपन बाई करके लाएं इनको तो अच्छे से इनको क्लीन करना है, सॉल्ट वाटर से इनको क्लीन करना है और फिर अच्छे से इनको क्या करना है, कुक करना है, जिसकी वजह से अगर इनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। सेकेंड वन है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करोगे तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उसका वेट गेन होगा, ठीक है, उसकी हेल्थ क्या होगी, गुड होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ वे हैं, इनको अपना के अपन इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये था इन्फेक्शन के बारे में। सेकेंड वन है अपना इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, फर्स्ट वन अपन डिस्क्राइब करेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। तो इन्फ्लामेशन किसको बोलेंगे अपन, लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी एजेंट की वजह से इंजरी हुई है तो उस इंजरी के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, उस रिस्पॉन्स को अपन ने क्या नाम दिया है यहाँ पे, इन्फ्लामेशन, ठीक है। जनरली क्या होगा, आपकी ये इन्फ्लामेशन किस पे डिपेंड रहेगा, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म पे, ठीक है। जितनी अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म उतना ही अच्छा क्या होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट होके और पर्टिकुलर जिस भी एजेंट की वजह से या जो एजेंट की वजह से जो भी इंजरी हुई है या जो भी इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी में, तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करके और आपकी बॉडी या टिश्यू से उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, आपकी बॉडी को वापस क्या कर देगा, हेल्थी बना देगा। इसके अंदर अपन देखते हैं जनरली, देखो यहाँ पे इंजरी क्रिएट हो रही है, ये कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंजरी हुई है या हार्मफुल थिंग्स बोल सकते हैं, ये आपकी बॉडी में इंटर किया है, तो जिसकी वजह से उस पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कट सा लगा है, ये कट देखने को मिल रहा है, तो इसके साथ में आपको 4 साइन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या होगी, स्वेलिंग, यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, ये पार्ट रेडिश कलर का हो जाएगा और साथ में यहाँ पे वार्मथ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और आपको क्या फील होगा, यहाँ पे पेन फील होगा। और लास्ट वन एक और होगा, अगर ये सीवियर है तो उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर पार्ट के फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये नॉर्मल आपको इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है ये कोजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन किस कोज या किस एजेंट की वजह से आपकी बॉडी में होगा, तो अपन एक बात बोलते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसा एजेंट है जैसे कट हुआ है, इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो कुछ एजेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा। फर्स्ट वन है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में जैसे हीट है, कोल्ड है, रेडिएशन वगैरह है, तो ये कुछ एजेंट्स है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इनको बोलेंगे अपन फिजिकल एजेंट्स। सेकेंड वन आते हैं अपने केमिकल एजेंट्स, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन्स दोनों ही टाइप के हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे। थर्ड वन आता है अपने इन्फेक्टिव एजेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारे इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो अगर आपकी बॉडी में इंटर कर रहे हैं आपकी बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे। और फोर्थ वन आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब है सीधा सीधा कि अगर आपका
इम्यून सिस्टम कम है, वीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा, जिसमें सेल मीडिएटर और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो गया। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे कोजेज है जिनकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। उसके बाद में आते हैं, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। तो उसके कुछ स्पेसिफिक साइंस यहाँ पे बता रखे हैं। फॉर मेनली जो रोमन राइटर है उसने 4 साइंस, बेसिक 4 साइंस बताए थे, जिनको अपन बोलते हैं कार्डिनल साइंस। इसका मतलब है 4 कार्डिनल साइंस बताए हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी में क्या है, इन्फ्लामेशन। वो 4 साइन कौन से होंगे, रूबर, ट्यूमर, केलर और डोलर। ठीक है, रूबर का मतलब होता है रेडनेस, ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग, केलर का मतलब हीट और डोलर का मतलब पेन। उस पर्टिकुलर पार्ट में पेन होगा। उसके बाद में लास्ट वन जो 5th साइन अपन को देखने को मिलेगा वो है फंक्सियोलेसा। मीन्स ये 4 होने के बाद भी पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है उसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो इसको बाद में एडेड किया था, रुडोल्फ विर्चो ने एडेड किया था। ऐसे टोटल करके टोटल 5 कार्डिनल साइंस आपको देखने को मिलेंगे इन द इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। यहाँ पे ये पिक्चर में शो कर रखे हैं, पेन फील होगा, वार्मथ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो जाएगी और लास्ट वन उस पर्टिकुलर पार्ट के बॉडी फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। मेनली इन्फ्लामेशन को 2 टाइप में डिस्क्राइब कर रखा है। तो 2 टाइप्स हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट और क्रोनिक है, इनको इनके ड्यूरेशन बेस पे क्लासिफाई कर रखा है। शॉर्ट टाइम के लिए अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल देंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन, और अगर लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल देंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यहाँ पे मैंने दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट वन है एक्यूट इन्फ्लामेशन और सेकंड वन है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट वन क्लासिफाई बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा वो मिनट से लेके कुछ डेज तक आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ डेज तक प्रेजेंट है तो उस टाइप के इन्फ्लामेशन को अपन बोल देंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन। सेकेंड वन आता है अपना क्रोनिक। क्रोनिक क्या होगा, डेज से लेके और ईयर्स तक अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उस टाइप के इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोल देंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। दूसरा क्या देखने को मिलेगा दोनों में, प्रीडोमिनेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जनरली अपन को एक्यूट इन्फ्लामेशन में मोस्टली जो सेल्स हैं वो क्या देखने को मिले, किसके प्रति प्रीडोमिनेंस होंगी, न्यूट्रोफिल्स के प्रति। और इसमें क्या होंगे, किसके प्रति प्रीडोमिनेंस होंगे, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, इन सेल के प्रति ये प्रीडोमिनेंट रहेगा। और थर्ड इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जनरली आपके यहाँ पे फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन्स का एक्जुडेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वेस्कुलर प्रोलिफरेशन एंड फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वी डिस्क्राइब्ड अबाउट एक्यूट इन्फ्लामेशन। थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पे। तो अपन जनरली एक्यूट इन्फ्लामेशन किसको बोलेंगे, इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट होगा और रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी। ठीक है, जल्दी से आपकी बॉडी में अपीयर हो जाएगा। रिएक्शंस एंड फॉलोड रिपेयर, मतलब ये रिपेयर होने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा, जिसमें क्या होंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइड। जैसे ही आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा या कोई भी कट या इंजरी होगी या कोई भी एजेंट इंटर करेगा तो उसी टाइम आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में उस पार्ट में फ्लूइड का फॉर्मेशन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में, और प्लाज्मा, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। प्लाज्मा के अंदर मोस्टली अपन बोल सकते हैं जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं। तो अगर इंजरी हुई है, कोई कट लगा है, तो वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन हो प्लेटलेट्स, क्लॉट के लिए इन प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी एजेंट इंटर किया है इन्फ्लामेटरी सेल की तरह है, ये न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे फंक्शन करना शुरू कर देंगे, इनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरली अपन के एक्यूट इन्फ्लामेशन में ये रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके बाद में आते हैं कोजेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब किस कोज की वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे बता रखे हैं जैसे एक्सपोजर टू एक्सटर्नल इन्वेडर्स, ठीक है, कुछ बाहर के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उनसे आप एक्सपोजर हो रहे तो उनकी वजह से एक्यूट हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, स्लीप डिप्राइवेशन, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे उसकी वजह से हो सकता है, एक्सपोजर टू केमिकल्स सच एज बेंजीन है, कीटोन है, हेलोकार्बोन्स हैं, इनकी वजह से भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट की रेज से हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आपको अफेक्टेड कर रही है तो जिसकी वजह से वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट है वो रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह कर हो सकती है। इन्फ्लामेटरी फूड है, जैसे कोई भी इंसेक्ट से आपके फूड में इंटर कर रहा है, जैसे मीट वगैरह, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, तो ये इस तरीके का फूड प्रिपेयर कर रही है, इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह प्रेजेंट है या इन्फेक्शियस है तो उसकी वजह से हो सकता है। और लास्ट वन एक्यूट इन्फ्लामेशन, कोई मेडिकल कंडीशंस है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है अपना पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब ये एक्यूट इन्फ्लामेशन जब हो रहा है या जैसे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है तो इसको पैथोजेनेसिस क्या होगी, क्या वे फॉलो करेगा ये, तो इसके अंदर क्या होगा, मेनली 2 इवेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वन अपना वेस्कुलर इवेंट्स और सेकंड वन है सेलुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स का मतलब क्या होगा, आपकी वेसल्स के अंदर, वेसल्स का मतलब है ब्लड वेसल्स, मीन्स आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है, उनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। और सेकंड वन आता है अपना सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर का मतलब है बॉडी सेल्स, मीन्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ पे आपकी बॉडी सेल्स हैं या टिश्यूज वगैरह हैं, तो वहाँ आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन्फ्लामेशन में दोनों में चेंजेस अक्कर होगा, मतलब दोनों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे वेस्कुलर इवेंट्स। तो वेस्कुलर इवेंट्स है मतलब जो ब्लड वेसल्स है, आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज है, वहाँ पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें वेस्कुलर इवेंट्स में भी आपको 2 टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन होगा हीमोडायनामिक चेंजेज और सेकेंड वन होगा चेंजेज इन वेस्कुलर परमिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जनरली एपिथेलियल सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, हीमोडायनामिक चेंजेस। हीमोडायनामिक वर्ड सीधा किससे रिलेटेड है, ब्लड से। तो मीन्स आपको ब्लड का फ्लो वगैरह है या ये ब्लड वेसल्स है, इनमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। और सेकेंड वन है चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी। इसका मतलब है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी का मतलब है कि यहाँ की जो वेसल्स है, ये एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ से जो ये सब्सटेंसेज है इनका एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि परमिएबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। हीमोडायनामिक चेंजेस, तो अपन को हीमोडायनामिक चेंजेस में अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन देखने को मिलेगा ट्रांसिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ट्रांसिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब है जो ब्लड वेसल्स है वो ट्रांसिएंट मतलब कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए क्या होगी, वे वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी मीन्स इनका जो ल्यूमन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी कुछ ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद में इनमें क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन का मतलब है इनका ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये डायलेशन होगा, ये फिर पूरे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। थर्ड वन क्या होगा, लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये लोकल हाइड्रोस्टेटिक मीन यहाँ का एरिया, ब्लड वेसल्स वगैरह बढ़ रही है, यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, स्लोइंग और स्टेसिस। स्लोइंग और स्टेसिस का मतलब है यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट वन क्या होगा, ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन का मतलब है जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स है उसमें से जो ल्यूकोसाइट्स है ये यहाँ पे मार्जिन पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ये सारी मार्जिन पे आ जाएंगी। तो हीमोडायनामिक चेंजेस में ये 5 फेजेज अपन को देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेगा,
ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेजो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। थर्ड वन क्या, सेकंड वन क्या होगा, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजो डायलेशन। उसके बाद में ये लॉन्ग टाइम तक क्या होगी, ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और उसके बाद में स्लोइंग और स्टेसिस मीन ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो स्टेसिस होना, स्लो होना शुरू हो जाएंगी। और लास्ट वन क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट्स है वो यहाँ पे किनारों पे मार्जिन्स पे क्या होंगी, चिपकना शुरू हो जाएंगी, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। ये अपन को हीमोडायनामिक चेंजेस में देखने को मिलेगा। उसके बाद में सेकंड वन आता है अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। हीमोडायनामिक चेंजेस के बाद में क्या होगी, जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। अल्टर्ड का मतलब चेंज हो जाएगी, उसकी परमिएबिलिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या होगा, देखो इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या हो जाएगी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ये इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, नॉट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये एपिथेलियल सेल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो यहाँ पे लीकेज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एपिथेलियल सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का ये स्पेस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्पेस कम है, बट यहाँ पे इनके बीच का स्पेस क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से जो ये अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह हैं, अपने लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, ये क्या होगी, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है इधर, इसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स अपन सीधा सा बोल सकते हैं जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इधर भी अपन देख रहे हैं इनकी वेस्कुलर परमेबिलिटी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है इन स्मॉल मोलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद में सेकेंड वन आता है सेलुलर इवेंट्स। फर्स्ट वन था वेस्कुलर इवेंट्स, सेकंड वन आता है सेलुलर इवेंट्स। आपको जो सेल्स है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, सेल्स में भी अपन को दो टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और सेकंड वन है फेगोसाइटोसिस। एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स का मतलब है जनरली इन्फ्लामेटरी जब भी प्रोसेस होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए अपनी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। उस पर्टिकुलर पार्ट में ये ल्यूकोसाइट्स क्या हो जाएंगी, कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। सेकेंड वन क्या होगा, कलेक्ट हो गई, उसके बाद में आपकी बॉडी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह अराइज हुआ है, ठीक है, जो नेक्रोसेल वगैरह है, टिश्यूज वगैरह, तो उनको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या कर देंगे, नीट एंड क्लीन कर देंगे। फर्स्ट वन अपना आता है एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स के वो भी अपन 4 इवेंट्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन होगा अपना मार्जिनेशन, सेकंड वन होगा एडेशन, थर्ड वन होगा ई माइग्रेशन और फोर्थ वन होगा कीमोटेक्सिस, जो ये मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे जनरली क्या होगा, ये जो एंडोथेलियम है यहाँ पे क्या होंगे, ये जो अपने ल्यूकोसाइट्स हैं ये क्या होंगे, यहाँ पे मतलब जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में इंजरी हुई है वहाँ की तरफ ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ये रोल करना शुरू कर देंगी। तो रोल करके जैसे एक फ्लोर पे ब्रिक अरेंज होती है, अपनी ईंटें अरेंज करके अपन फ्लोर को कवर करते हैं, वैसे ही उस पर्टिकुलर पार्ट पे ये रोल करके और एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर यहाँ पे क्या होगी, अरेंज हो जाएंगी, रोल होंगी, और रोल होने के बाद में उस पर्टिकुलर पार्ट में ये क्या होंगी, चिपकना शुरू कर देंगे, एडेशन होना शुरू कर देंगे। जैसे ही एडेसिव हो जाएंगी उसके बाद में इनमें क्या होगा, ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब है एंडोथेलियम से ये कहाँ ट्रांसफर शुरू हो जाएंगी, अपने जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, टिश्यू, जो वहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे कुछ अदर कीमो अट्रैक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो वहां पे ज्यादा क्या होंगी, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड वन है फेगोसाइटोसिस। अब आपकी बॉडी के अंदर ये इकट्ठी हो गई है, ठीक है, तो फर्स्ट वन अपन फेगोसाइटोसिस किसको बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस किसको बोलेंगे, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होंगे, सॉलिड सब्सटेंस को या पार्टिकल्स को इनगल्फ करना बाय द सेल, मींस सेल क्या करेगी, खा के कोई सॉलिड पार्टिकल्स है उनको ईट करके और उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर देगी, क्लीन कर देगी। दूसरा एक, तो इस जो सेल ऐसे फंक्शंस कर रही है, जो सेल्स ऐसे फंक्शन करेंगी उस सेल्स को अपन बोलेंगे फेगोसाइटोस, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, और जो सेल्स ऐसे फंक्शन करेंगी उन सेल्स को बोलेंगे फेगोसाइटोज।
फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कैसे होगी, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल डाल के बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, ये बैक्टीरिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा तो इसको क्या कर लेंगे, इनगल्फ करेंगे, ठीक है। तो इनगल्फ करके ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे फेगोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे। फेगोसोम का फॉर्मेशन होगा तो ये जो एंजाइम्स है, लाइसोसोम्स हैं, ये इसके साथ ऐड होके और इसको क्या बना लेंगे, फेगोलाइसोसोम। और फेगोलाइसोसोम बनके और ये क्या कर देगा, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। डिस्ट्रैक्ट करके इसको किस में चेंज कर देगा, सोल्यूबल डीब्राइस, और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या होगी, क्रिएट होगी। मीन्स अपन सीधा सा बोल सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है तो उसको ये सेल्स हैं, ये उसको इनगल्फ करके अपने एंजाइम के थ्रू उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और इस पार्टिकल्स को आपकी बॉडी से क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसमें उसको फिर सोल्यूबल डीब्राइस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अपना, फर्स्ट वन था अपना क्रोनिक इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट वन अपना, फर्स्ट वन था अपना एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकंड वन अपना क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसको बोलोगे, जो प्रोसेस प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट है। एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है और अपना क्रोनिक क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहेगा। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, उस इन्फ्लामेशन को अपन बोलेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यहाँ पे बोला है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो किसकी वजह से या किस कोज की वजह से अपनी बॉडी में स्प्रेड होगा। तो जनरली जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है अगर वही अपनी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होता रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन, इट मीन्स अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन ही लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। दूसरा है रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, मीन्स वो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, फिर से ट्रीट हो रहा है, फिर से एक्यूट इन्फ्लामेशन, और बार बार एक्यूट इन्फ्लामेशन अराइज हो रहा है तो वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। और थर्ड वन आता है अपना क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ स्टार्टिंग डी नोवो। इसका मतलब है स्टार्टिंग डी नोवो का मतलब है कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन है जो स्टार्टिंग से ही कैसी होंगी, लॉन्ग तक प्रेजेंट रहेंगी, वो इन्फ्लामेशन लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहेगा। तो उस टाइप के इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोल देंगे, वो किसकी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ स्टार्टिंग डी नोवो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहेगा। ऐसे थ्री कोज का मतलब है यहाँ पे जो मोस्टली क्रोनिक इन्फ्लामेशन वो एक्यूट इन्फ्लामेशन से स्प्रेड होगा, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर वो क्या होगा, स्टार्टिंग से उसका ड्यूरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो कैसा होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। उसके बाद में आते हैं अपने टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑल्सो क्लासीफाई इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन है क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन और दूसरा है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन का मतलब है कि इसमें कोई नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसको अपन बोलेंगे क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। और दूसरा है जैसे क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, कुछ ऐसी ग्रेनुलोमास की फॉर्मेशन से इसका फॉर्मेशन होगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसिस है, इनकी वजह से फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। उसके बाद में आता है कि अपन को एक्यूट और क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन है इनमें अपन को क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन अपन का एक्यूट इन्फ्लामेशन, उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, जैसे फ्लश्ड स्किन है, ठीक है, साइट ऑफ द इंजरी, जहां पर भी इंजरी हुई है वहां पे आपकी स्किन कैसी होगी, फ्लश्ड होगी। दूसरा वही पेन और टेंडरनेस अपन को देखने को मिलेगा, वहां पे स्वेलिंग होगी, हीट वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे अगर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई इन्फ्लामेशन है तो एब्डोमिनल पेन वगैरह देखने को मिलेगा, चेस्ट वगैरह से रिलेटेड है तो चेस्ट पेन वगैरह देखने को मिलेगा, फटीग वगैरह फील होगा, इंसोम्निया होगा, आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसके अलावा आपके पर्टिकुलर पार्ट जैसे जॉइंट से रिलेटेड कोई इन्फ्लामेशन है तो वहां पे आपको जॉइंट पेन, स्टिफनेस वगैरह देखने को मिलेगी, माउथ सोर होगा, ठीक है। इसके अलावा स्किन रेसेज वगैरह, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फ्लामेशन है क्रोनिक तो आपको स्किन रेसेज देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, अदर मूड डिसऑर्डर, बहुत टाइप की मूड डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। एसिड रिफ्लक्सेस, एसिड की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो देखने को मिलेगा। वेट गेन और वेट लॉस दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो उसमें वेट गेन हो सकता है या वेट लॉस हो सकता है। और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, उस पर्टिकुलर पर्सन्स के अंदर बार बार इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा इन द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। उसके बाद में आता है
भाई अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे वे हैं या कुछ ऐसा मैनेजमेंट है जिसके थ्रू अपन इस इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी वे हैं जिनके थ्रू अपन क्या करेंगे, इस इन्फ्लामेशन जिसमें एक्यूट क्रोनिक दोनों ही टाइप के, इनको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन है स्विच अप योर डाइट। स्विच अप योर डाइट का मतलब है आपको क्या करनी है, अपनी डाइट चेंज करनी है। डाइट चेंज का मतलब है आपको एक हेल्थी डाइट इनटेक करनी है, जिसके अंदर बोल सकते हैं अपने बहुत सारी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह है, ठीक है। ऐसी हेल्थी डाइट्स अपन को यूज में लेना है, स्वीट्स वगैरह है, इस तरह की डाइट्स को अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है। डिक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगा। एक्सरसाइजेज मेंटेन करना है, योगा एक्सरसाइज मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद में एप्सम साल्ट बाथ और फूड सोक्ड, इसका मतलब है एप्सम साल्ट बाथ का मतलब है कई बार क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें आप साल्ट वगैरह ऐड करके उसके बाथिंग लेनी है, तो उसकी वजह से भी आप में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस क्या होंगे, कम होगा। गो टू बेड का मतलब आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है, आपकी नींद कंप्लीट करनी है, जिसकी वजह से आप में इन्फ्लामेशन कम होंगे। और लास्ट वन हाइड्रेशन, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। अगर आप अच्छे से हाइड्रेट करके रखोगे तो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये कुछ वे हैं जिसके थ्रू आप अपन इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये तो मेरा सब